चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग जो अपना टॉपिक है उसका पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी लेसन है। आराम से पढ़िएगा, आराम से सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छा है अगर आप लोगों को कंपनी के जैसे अपन जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं उसको अच्छा एडवांस लेवल पे या बोलना चाहिए प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। और ये बहुत दिन चलेगा ये सीरीज, ठीक है। तो आराम से अपन डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अपन आराम से डिस्कस करेंगे। तो ये पहला चैप्टर है, छोटे छोटे बाइट साइज में मैंने डिवाइड किया हुआ है। आराम से इसको सुनते हैं, आराम से पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला, इसको मैं साफ हिंदी में आपके साथ में बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत सारे हैं ऐसे आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन मैं हिंदी में आपके साथ में शेयर करूंगा साफ इजी भाषा में कि इजीली आपको लोगों को सबको समझ में आ जाए। तो जिनको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने में, ये पहली चीज़ तो हो सकता है कई लोग पता भी नहीं है फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, कई लोग हो सकता है ना। अगर नहीं पता है तो वो आज आप लोगों को अभी भी इस क्लास में पता चल जाएगा और इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ यूज़ होती है, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है इन वेरी बेसिक टर्म्स? एक किस्म का मॉडल होता है, एक साइंटिफिक मॉडल होता है ये, जिससे आप कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर, ये आप बेसिकली प्रिडिक्शन लगाते हो, ठीक है। प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करते हो। और ये इसका जो प्रिडिक्शन है वो अपन इसीलिए है कि भाई इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कई बार एक्विजिशन के लिए, कई बार मर्जर्स के लिए होता है, कई बार होता है आप स्टॉक में इन्वेस्ट। तो जो अपने चैनल पे नॉर्मली जो मेजोरिटी लोग हैं वो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए यूज करेंगे कि भाई कंपनी की जो मार्केट में जो स्टॉक दिख रहा है वो सही वैल्यू पर है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है क्या नहीं है, ये पता करने के लिए, ठीक है। अभी क्या होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से करना होता है, इसमें अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने के। वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या तरीके होते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के। इसको कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादातर एक्सेल को यूज़ करते हैं लोग, स्प्रेडशीट्स में करते हैं, स्प्रेडशीट एक्सेल में। इसको भी आगे आप लोग बताएंगे कैसे करना होता है, कहाँ से एक्सेल शीट को कैसे लेना होता है, कैसे डेटा इनपुट करना होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसमें लगे हाथ शेयर कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है, चूंकि अपन इसको डेटा के बेसिस पर करते हैं, ये ऐसे अपने आप इसको अपने को कोई भी डेटा जो है वो अपने मन से अपन फिल नहीं कर सकते। तो अपने को चूंकि डेटा, एग्जैक्ट डेटा चाहिए होता है और सही एकदम इनपुट रहेंगे तभी आउटपुट सही होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इनपुट जब तक, अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग में चाहे कोई भी मॉडल यूज़ कीजिए, अगर मान लीजिए कि आपने इनपुट में गलती की है तो आपका आउटपुट गलत आएगा, क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़। अब ये समझ लेते हैं कि क्यों बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये क्यों यूज़ होता है फाइनेंशियल मॉडल, अलग अलग कारण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैपिटल रेस करने के लिए, चाहे वो डेब्ट के बेसिस पे कैपिटल रेस किया हो, चाहे इक्विटी के बेसिस पर। तो रेजिंग कैपिटल है ना, हम सबको पता है, फंड रेस किया, अपन पढ़ते हैं पेपर में, इतना फंड रेस किया, फलानी कंपनी ने इतने 100 करोड़ का फंड रेस किया, इतने 1000 करोड़ का ये हुआ। अच्छा, एक्विजिशन, जैसे 1000 करोड़ का एक्विजिशन हुआ तो ऐसा अपन पढ़ते हैं पेपर में। दूसरा हो जाता है मेकिंग एक्विजिशन। तीसरा हो जाता है ग्रोइंग अ बिजनेस, ग्रोइंग द बिजनेस ऑर्गेनिकली। तो क्या होता है, अगर किसी बिजनेस को ग्रो करना है तो अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनाए रहते हैं कि भाई उसके पास परफॉर्मेंस को देख करके और आगे क्या हो सकता है। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए भी मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है इस चीज की, ठीक है। उसके बाद होता है सेलिंग और उसके बाद सेलिंग होता है डाइवर्सिफाइंग एसेट्स और बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना, ये ओवरऑल अपने को ये समझ में आता है कि सेलिंग मतलब जब भी आप किसी भी बिजनेस यूनिट को बेचने के लिए जाते हो ना, तो आपको उस समय ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन करते हैं अपन। तो वैल्यूएशन एक चीज़ जो हम ओवरऑल समझे इतने दिन में कि यार वैल्यूएशन के लिए इसका यूज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी अपने इस टॉपिक में वैल्यूएशन को ही अपन समझेंगे। तो वैल्यूएशन को कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो सब अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर अपन समझें तो इसमें नेक्स्ट जो होता है वो होता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अब बजटिंग एंड फोरकास्टिंग क्या होता है? बजटिंग एंड फोरकास्टिंग जो होता है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग जो होता है वो है बेसिकली कोई भी तरीके से अपन कंपनी का जो बजट बनेगा या आगे क्या करेगी कंपनी। अच्छा, बाय द वे ये एक और चीज में लिखी है, डिवेस्टिंग। डिवेस्टिंग है ना, इन्वेस्टिंग होता है, वैसे डिवेस्टिंग होता है, ठीक है। वो हमने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ लिया था जल्दी जल्दी में। डिवेस्टिंग होता है, डिवेस्टिंग मतलब होता है बेसिकली किसमें से अपने को अपना इन्वेस्टमेंट हटाना है, ठीक है, किससे पावर लेना है, ठीक है। डिवेस्टिंग क्यों हटा रहे हैं, तो ये भी कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पे हमने फाइनेंशियल मॉडल बनाया, उसमें से जो आउटकम निकला हमें समझ में आ गया कि अरे कंपनी का तो काम ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, इससे इससे पैसा निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हो गया बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, प्लानिंग ईयर्स अहेड, है ना। बजटिंग हर किसी की बजटिंग होती है, पर्सनल बजटिंग होती है ना, कंपनियों की बजटिंग होती है, सरकार की बजटिंग होती है, इसके लिए। फिर उसके बाद होता है कैपिटल एलोकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी ने कहाँ कैपिटल एलोकेट किया। तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़े उनको पता है
हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई कंपनी ने फंड रेज किया, ये कंपनी इतना कमाई, उसने कहाँ खर्च किया उस पैसे को, तो ये भी कहाँ यूज कैसे होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू होता है। वैल्यूइंग अ बिजनेस, ये जो चीज है, ये चीज हम यहाँ करने बैठे हैं, ठीक है। एंड ये चीज करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये है कि इसके कुछ मॉडल्स हैं जिनको अपन पढ़ेंगे आगे चल करके क्या होता है, और इसी में एक डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग है, एक एडवांस टॉपिक है जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस बड़ा एक बेसिक सी बात है यार। अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, आगे भी रेशियो एनालिसिस को भी समझेंगे कैसा क्या है, कौन कौन से रेशियोज को लेना होता है, कैसा क्या 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 इनपुट होते हैं उसमें। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी यूज होता है ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अपन आगे पूरा डिस्कस करें क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैसे क्या करना है, ठीक। उसके बाद में ये जो चीज़ है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आपको हर जगह पे बार बार ये चीज़ मैं आपको रिपीट करूंगा कि इस मेथड में या किसी भी तरह के फाइनेंशियल मॉडल में अगर आपके इनपुट्स गलत हो जाते हैं तो आउटपुट आपके एक्यूरेट रहेंगे ही नहीं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपको 4 रिजल्ट चाहिए है तो 4 रिजल्ट के लिए आप 5 और 1 का जो इनपुट है उसमें माइनस ही लगा सकते हो। उसके सिवा आपने कुछ भी लगा दिया तो 4 लाने में, ये एक बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, अब अपने को उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। मेन चीज़ है कि इनपुट गलत नहीं होने चाहिए, तभी आपका काम सही चलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं कैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी। अब ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हैं ना, ये स्टेप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं। इसको अपन आगे जैसे जैसे चलेंगे, प्लस एक और चीज एडिशनल बता देते हैं फर्स्ट डे ही, कि इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप प्रैक्टिकल कंपनीज के ऊपर बार बार टेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये क्या है ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। इसको एक अश्वत्थ दामोदरन सर हैं यूएसए में किसी शायद न्यूयॉर्क के कॉलेज में, अभी हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो उनका जब बहुत दिन पहले हमने देखी नहीं है उनकी क्लास, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वैल्यूएशन एक आर्ट भी है, एक स्किल भी है, ठीक है। ये स्किल भी है, आर्ट भी है, अब वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे देखते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आर्टिस्ट लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो निर्भर करता है कि आप उसको कैसे। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि उसका एक अच्छा बैलेंस अपने दिमाग में आपको बना करके रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन समझते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले होता है एंट्री ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, जैसे अपन बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, हर बार अपन बैलेंस शीट पढ़ते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, अपन देखते हैं कंपनी कब बनी थी, कंपनी क्या करती है, ये होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, जो अपन कई बार स्क्रीनर पे देखते हैं, कभी ट्रेंड लाइन में देखते हैं। आजकल तो ये सब आ गया, पहले आपको स्टेटमेंट निकालने पड़ते थे, आजकल ये सब अच्छा जमा करके अपने को मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो कहते हैं 3 से 5 साल का कम से कम हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहिए, ठीक है। पुरानी कंपनियों को तो अब जितना अच्छा देखेंगे, जैसे पास परफॉर्मेंस, शुरू से अपन चार्ट वगैरह सभी चीजें देखते हैं इसमें, लेकिन मेनली क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा देखना है अपने को, ठीक है। शुरू में फाइनेंशियल डेटा देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी पहले से क्या कर रही है, कंपनी का कैसा हिस्ट्री रहा है। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। पहला क्या होता है, पहला अपन ने देखा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, फिर होता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, परफॉर्म कैसा कर रही है, मतलब कि कंपेरेटिवली कैसा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस उसमें पेयर कंपैरिजन भी होता है कि आप दूसरे इंडस्ट्री के सेम सेक्टर की कंपनियों के अगेंस्ट आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, है ना। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये हम क्या करते हैं इसमें से। अब अगला तीसरा पॉइंट आता है गैदरिंग एजम्पशंस फॉर फोरकास्टिंग। अब हम क्या सोचते हैं ना कि जब हमने ये दो चीजें देख ली, हिस्टोरिकल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा देख लिया, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लिया, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ वेरिएबल लेते हैं अपने दिमाग में कि यार इस बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ एजम्पशन लगा रहे हैं इसमें कि जैसे पीयर कंपैरिजन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो कोई रेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें, हिस्टोरिकल डेटा वगैरह सारी परफॉर्मेंस सभी चीजों को देख करके हम कुछ एजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। हमारे और यहीं से शुरू होता है हमारे पर्सनल ओपिनियन में आर्ट साइड, ठीक है। आर्ट भी स्किल भी, बेसिकली दोनों जो मेरे जो एडवांस, जितना आप बढ़ते जाएंगे, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, जितनी बार कोई भी काम को करेंगे ना, धीरे धीरे आपको चीजें और इसमें समझ में आएंगी। तो चलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग एजम्पशन। अब क्या होता है, पहला एजम्पशन फॉर फोरकास्टिंग है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग द एजम्पशंस। अब क्या होता है ना, आप क्या करते हो, फोरकास्ट कर रहे हो, जो हमने एजम्पशन के स्टैंडर्ड बनाए उसके उसको लेकर के हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक सी बात है कि भाई हमने जब एजम्पशन लिया तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अगर इतना प्रॉफिट लगातार लगातार कंपनी दिखा रही है, कंपनी ने एक एग्जांपल देते हैं, एबीसी नाम की कंपनी है, लगातार प्रॉफिट दिखा रही है पिछले 5 साल से, ठीक है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो भी पॉजिटिव चल रहा है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं, कंपनी अच्छी चल रही है। कंपनी में हमने ये भी पता चल गया कि ये जो ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट लीडर है, तो हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि यार कंपनी ओवरऑल अच्छी चल रही है,
ये एक आइडिया है। फिर उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि किस परसेंटेज से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कि क्या उसी परसेंटेज से, उसके बाद फिर अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर के बाद में फिर अपन इस हिसाब से एक आइडिया लगाते हैं कि चलो ठीक है भाई, कंपनी ओवरऑल अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, तो क्या ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, इसका हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उसमें आगे अपन देखेंगे कि कैसे उसके कुछ नंबर्स होते हैं, उनको कैसे निकालना होता है, कैसे उनके एग्जैक्ट नंबर्स कैसे पता करना है, और जैसा बताए कि ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है फ्यूचर बिजनेस रिस्क असेसमेंट। उसके बाद बिजनेस में रिस्क, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और रिस्क असेसमेंट ऐसी चीज़ है ना जिस पे आप पूरी किताब पढ़ सकते हो, बिलीव इट और नॉट। पूरी कई किताबें लिखी गई हैं रिस्क असेसमेंट पे, और कई साल से लिखी जा रही हैं कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना होता है किसी बिजनेस का। अब रिस्क असेसमेंट के ऐसे अपन कैसे क्या करना है, इसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अगर बहुत बेसिक भाषा में बोलें तो जिस इंडस्ट्री में वो है, वो इंडस्ट्री कोई ढलती हुई इंडस्ट्री तो नहीं है। ये एक समझने वाली बात है ना। अगर कोई कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में है जो इंडस्ट्री खत्म हो रही है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के लिए बोलें तो एक समय में चिट्ठी का बहुत वो था, तो चिट्ठियाँ बहुत बिकती नहीं, ठीक है। अब आजकल लोग ईमेल करने लगे हैं, मैसेज करने लगे हैं, व्हाट्सएप करने लगे हैं, तो चिट्ठियों का मार्केट खत्म, ठीक है ना। तो ऐसा है बेसिकली, कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। त्योहारी वाले भी हैं और वो भी कम। तो कहने का अर्थ यही है कि ओवरऑल ढलते गिरते मार्केट में अगर कोई बिजनेस है तो वो रिस्क असेसमेंट के अंडर आ जाता है कि भाई क्या कहाँ पर है ये कंपनी, है ना, क्या करती है कंपनी। तो ये है, क्या वो डाइवर्सिफिकेशन की है कि नहीं, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस और सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है बेसिकली व्हाट इफ सिनेरियो अपन बनाते हैं इसमें। व्हाट इफ सिनेरियो मतलब अगर ऐसा होता है तो कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज होती है ना, ये भी एक्सपीरियंस से ही आती है। ये आपको इसको कंपनी स्ट्रक्चर को, और इसकी शुरुआत होती है कंपनी करती क्या है। मैं इसलिए हर बार आप लोगों को, जब भी अपन इवन बेसिक एनालिसिस भी करते हैं, इवन टारगेट अपडेट्स भी लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जब क्या करती है ये अपने को पता चलेगा ना, तब अपन एटलीस्ट एक थ्योरी लगा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कंपनी ये कर रही है एक एक स्टेबल मार्केट में, ठीक है। एक आइडिया होता है, ये सब कुछ एजम्पशन के बेसिस पर होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। सेंसिटिविटी टेस्ट, व्हाट इफ सिनेरियो, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किस किस कंडीशन में क्या है, क्या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आई है क्या जो इस पर्टिकुलर सेक्टर को इम्पैक्ट करती है। अगर ऐसी कोई पॉलिसी आती है तो ये कंपनी क्या इतनी इतनी स्ट्रांग है क्या कि उस पॉलिसी चेंज को झेल पाएगी, है ना। इसके कस्टमर्स कितने लॉयल हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें अपन व्हाट इफ सिनेरियोज होते हैं, इसको बनाना होता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेस टेस्टिंग और फोरकास्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब होता है कि बेसिकली जो प्रिडिक्शंस हैं उसकी रोबस्टनेस को अपन डिफरेंट सिनेरियो पे टेस्ट करते हैं। रोबस्टनेस मतलब बुरे से बुरे सिनेरियो पे अपन टेस्ट करते हैं कि भाई क्या ये जो हमने जो फोरकास्ट कर रखा है वो क्या बुरे से बुरे सिनेरियो में टिकेगी ये कंपनी। अब जैसे कोविड आया, कोविड में कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां टूटी, जिनको पता है, पर इस तरह के जिनको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, जिन्हें एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ नाम अच्छा लगने भर से इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। ये देखना है कि भाई कंपनी में क्या इतना बोलना चाहिए स्ट्रेंथ है कि ये सारी चीज़ों से निकल पाएगी। वो इवेंचुअली जब निकलेगी तो कितने कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, कितने दिन लगेगा उसको निकलने में, रिकवरी फास्ट होगी। अब जैसे कई कंपनियां हैं जो कोविड के बाद से बहुत जल्दी फटाक से रिकवर कर गई, कई कंपनियां हैं जो आज भी रिकवर नहीं की हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी है ना, उसको अपने को इसमें क्या है, एनालिस्ट शुड डेल्व इन पैटर्न्स अंडरलाइनिंग कॉजेज आफ्टर आइडेंटिफाइंग देम टू कॉम्प्रिहेंड वेदर डायनामिक्स इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम्स। अब जो भी है एनालिस्ट, आप जैसे आप जब ये सब सीख लेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग को, तो आप भी हो जाएंगे क्या, एनालिस्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट सेल्फ एनालिसिस के लिए तो आप रहेंगे ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी सिनेरियोज हैं, जितना भी डेटा है, इसको देख करके आप अपनी एक थ्योरी बनाएंगे, अपनी एक थीसिस बनाएंगे अपने दिमाग में कि यार ये जो है ना, ये हो सकता है आगे चल करके इस कंपनी के साथ। अब कंपनी अगर अंडर वैल्यूड है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ओवर वैल्यूड है तो आप वेट करेंगे कंपनी फॉल होने का, या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से व्यू बनाया जाता है। ये अश्वत्थ दामोदरन सर का हमने यहाँ रेफरेंस इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोगों को बता सकें कि उन्होंने ये बात कही थी कि ये क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है, वो आपके ऊपर है, आपका कैसा माइंड है। कई लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड होता है ब्रेन का और राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये सब थ्योरी ऐसे इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मेनली क्या होता है ना कि कोई लोग होते हैं जिनका आर्ट स्टाइल का दिमाग होता है, कोई होते हैं जो साइंटिफिक दिमाग होता है, मैथमेटिकल दिमाग होता है। मेरा आप लोगों को सजेशन है इसमें दोनों ओपन रखिए, ठीक है, दोनों ओपन रखिए ताकि आपको एक
बैलेंस अंडरस्टैंडिंग मिले, ना एकदम नंबर्स के पीछे एकदम नहीं लग जाना है कि अरे ये तो नंबर सही नहीं लग रहा है, ये तो इसमें गड़बड़ हो रही है, ना ही अपने को बिल्कुल इतना ज़्यादा उसमें चले जाने की यार ये तो कंपनी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये तो टिकेगी ही, हमें पता है। दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर, है ना, अगली क्लास में। अभी चलते हैं, ओके।